स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि हम लोग डेली बेसिक 10 क्वेश्चन साइंस का कर रहे हैं जो कि पीवाईक्यू है। उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो साइंस की पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है। तो अब तक की 10 क्वेश्चन के साथ साथ इनके चारों ऑप्शन हम क्लियर कराते हैं। तो मतलब 10 क्वेश्चन के साथ में मतलब 40 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। तो 40 क्वेश्चन ये और 4 क्लासेस हो गई। तो मतलब अगर हम बात करें तो 160 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे, जो कि वो टोटल आपके पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ जो क्वेश्चन अदर बन सकता है उन पे भी हम बात करते हैं। चारों ऑप्शन आपका क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे पीवाईक्यू हों, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा। और जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हैं आपके। ठीक है, तो जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो को वो शेयर भी किया करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग अभी पहला ये 5वां लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस में जाके वो चारों लेक्चर देख लें। बहुत अच्छे से कंटेंट आपको दिया जा रहा है इसमें। तो हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम अगर बात करें तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर 2 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या किया जाता है कि लेंदी क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आप लोग पढ़े नहीं, डर से उसको छोड़ ही दे पहले ही। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वो इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रख कर फिर उस पर बोझा रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करते हैं? मतलब ये जो ऐसा करके वो क्या करते हैं, तो नंबर 1 ऑप्शन में कह रहा है कि वो क्या करते हैं, बोझ का प्रणोद हटा देते हैं। ऑप्शन बी कह रहे हैं संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को हटा देते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रीवियस ईयर का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते भी हैं, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन दिया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। साइंस के फिजिक्स से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कुली क्या कर रहा है कि एक कपड़ा लिए रहता है, वो चकती बना के अपने सिर पे रख लेता है। और जब ये सिर पे रख लेता है तो ये क्या करता है, उसके बाद किसी भी बोझा को रखता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है, आप लोगों को पता होगा कि अगर वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। दाब जो होता है वो कम हो जाता है। और अगर क्षेत्रफल क्या हुआ वो कम हो गया तो दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी के लिए देखिए, अगर जितना भी भारी बोझा है उस बोझे को क्या कर रहा है, ये जो चकती है इस पर जब ये बल लगता है तो ये पूरा बल क्या होता है, इस सब पे क्या होता है, फैल जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ जाने से क्या होता है, इस व्यक्ति को या कुली को क्या होता है
इस वस्तु के भार का कम आभास होता है, यानी इसे हल्का होने का आभास होता है। वास्तव में नहीं होता है हल्का, लेकिन आभास हल्का होता है, क्योंकि क्या होता है, जो दाब होता है वो एक जगह न लग के वो पूरा फैल जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब भार और सिर के बीच में, यानी ये रखता जो है, जिससे क्या होता है कि बीच में क्या होता है, स्पेस हो जाता है। ठीक है, दूरी बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो इसको क्या होता है कि भार कम महसूस होता है। क्योंकि क्यों कम महसूस होता है, बताया अभी आपको कि क्षेत्रफल अगर बढ़ गया, ठीक, क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या होगा, आपको क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम लगेगा, ये क्लियर रखिएगा। क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम लगेगा। अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब अधिक लगेगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सुई क्या होती है, डूब जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन में देखते क्या है, संभावित चोट से अपने सिर को बचाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्या कर रहा है, अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देता है, यानी इसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, वो भारी वस्तु इसको हल्का महसूस होने देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम बात कर लें, क्या, जैसे बात कर लें हम भारी बैग की, एक भारी बैग की अगर बात कर लें तो भारी बैग में क्या होता है, अगर चौड़े पट्टे लगे होते हैं, ठीक है, चौड़े अगर पट्टे लगे होते हैं तो इसको उठाने में आसानी हो जाती है। तो ये क्लियर रखिएगा कि क्षेत्रफल अगर बढ़ा तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। तो ये हो गया क्या, वो आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुई नदी में डूब क्यों जाती है और नाव तैरती रहती है। तो इसीलिए कि नाव में क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, दबाव कम लगता है, सुई क्या होता है कि क्षेत्रफल कम होता है, दबाव अधिक लगता है, जिसकी वजह से सुई डूब जाती है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन 2 एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है। यानी प्रोटीन का परीक्षण किया जा रहा है किसी भी खाद्य पदार्थ में, और वो चरणबद्ध तरीके से होना है, और नीचे वो सारे चरण दिए गए हैं, लेकिन इनका सही क्रम नहीं है, और सही क्रम में इनको लगाना है। तो देख लेते हैं हम लोग कि इनका सही क्रम क्या होता है। तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि परीक्षण हम किसी भी खाद्य पदार्थ का अगर करते हैं, ठीक है, परीक्षण किए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। ठीक, उनको क्या करते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। और जब इनका हम पेस्ट बना लेते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका पेस्ट बनाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये कह रहा है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। ठीक है, तो दूसरे सी नंबर पे कह रहा परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलेन की डालिए और भली भांति हिलाइए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलेन मिलाइए। तो पहली चीज़ अगर हम बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे किसकी, परीक्षण के लिए जो भी खाद्य पदार्थ लेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ क्या करेंगे, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। फिर उस टेस्ट को क्या करेंगे,
पेस्ट को हमें टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब में यानी कि परख नली में हम उसको रखेंगे। तो खाद्य पदार्थ को कुछ भाग क्या करेंगे, 10 यानी क्या कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर उसमें क्या डाल रहे हैं, 10 बूंद जल डालने के बाद उस परख नली को हिलाएंगे, यानी उसको अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। अब इसमें दूसरे नंबर में हम क्या कर रहे हैं, अब तीसरे में अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या कर दें, कॉपर सल्फेट विलयन मिलाएं। ठीक है, कॉपर सल्फेट मिलाएं और कॉपर सल्फेट मिलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालने के बाद इसको फिर हिलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों चीज़ मिलाने के बाद क्या है, भली भांत हिलाना है, इसलिए इसको डी पहले रख देंगे, सी को बाद में रखेंगे। ये हमारा 3rd नंबर पे हो जाएगा, सी हमारा 4th नंबर पे हो जाएगा। तो मतलब अब ये हमारा बन गया क्या, ए बी सी डी में से अब इसको सीरियल वाइज देखें तो बी पहले होगा। बी कहाँ पहले, इसमें तो नहीं है पहले और इसमें भी नहीं है पहले, तो इनको काट दीजिए। किस में है पहले, इसमें है। ठीक है, सी नंबर में है और ए नंबर में है, तो देखिए ए यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है। फिर देखिए क्या है, सेकेंड नंबर में ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। फिर क्या है, 3rd नंबर पे डी है, तो 3rd नंबर पे यहाँ सी है, तो ये भी कैंसिल। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन सब के मिलाने पर क्या होता है, अगर खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ का रंग अगर बैंगनी में बदल जाता है, ठीक है, ये प्रक्रिया करने के बाद अगर खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग में बदल जाए, बैंगनी रंग में बदलने पर क्या होता है, ये इंगित करता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन होने की संभावना क्या है ही या होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर क्या है, इतना कुछ करने के बाद अगर वो जो खाद्य पदार्थ हो रंगीन हो जाता है, कैसा, बैंगनी कलर का, तो बैंगनी कलर में अगर वो बदल जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। इस परीक्षण से हमें क्या होता है, पता चल जाता है। अब हम चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनको आप क्लियर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कोई छात्र क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं NaOH लिखते हैं। ये क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। ये कास्टिक सोडा होता है NaOH। ये एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। ये कह रहा है कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, यह प्रेक्षण करेगा। अगर कोई भी क्षार, याद रखिएगा, अगर कोई भी क्षार क्या कर रहा है, क्षार अगर कोई है और वो नीले लिटमस पे पड़ रहा है, ठीक है, क्षार अगर है और वो नीले लिटमस पे पड़ रहा है, ठीक, तो ये नीले लिटमस को क्या करेगा। और फिर अगर बात करें, अगर कोई अम्ल है, ठीक है, कोई अम्ल है, अगर वो नीले लिटमस पे पड़ रहा है तो क्या करेगा, ठीक है,
ऐसी कंडीशन पे हम दोनों पे बात करते हैं। अगर कोई अम्ल नीले पे पड़ता है तो वो क्या करेगा, और कोई क्षार अगर नीले लिटमस पे पड़ता है तो क्या करेगा। अगर बात करें जो क्षार है, ठीक है, क्षार क्या करता है कि ये क्या करेगा, पहली चीज़ तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला क्या कर ऑप्शन कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। कब, जब ये क्या कर रहा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ बूंद नीले लिटमस पर डाले जाते हैं। कह रहा है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नंबर 2 कह रहा है नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, फिर हम ऑप्शन नंबर सी पे बात करें, ये लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, डी नंबर पे बात करें तो नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम बात करें कि जो हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पेपर पर डालने पर ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये याद रखिएगा, लाल हो जाता है। अगर इसको लाल पे डाला जाएगा अम्ल को, ठीक है, अगर इस पे अम्ल को लाल पे डाला जाएगा तो इसका जो रिजल्ट आता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। तो ये क्लियर हो गया। अगर अम्ल को हम कहाँ डाल रहे हैं, अगर अम्ल को हम नीले पे डाल रहे हैं, ठीक, अम्ल को नीले पे डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये लाल बना देगा। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, अम्ल को अगर नीले पे लाल पे डाल रहे हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है अगर हम क्षार पे बात करें तो क्षार क्या करेगा, क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार क्या करता है, क्षार अगर नीले पे डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीले पे डालने पर कोई प्रभाव नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम क्षार को क्या करें, इस क्षार को हम क्या, इस क्षार को जो है हम नीले की जगह पे लाल पे डाल दें। ठीक है, अगर इसी क्षार को हम क्या करें, लाल पे डाल दें तो ये लाल क्या करे, लाल पर पड़ने के बाद एक लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये याद रखिएगा, नीला करता है। तो ये आपका हो गया कि लाल लिटमस क्या करता है और नीला लिटमस क्या करता है। तो ये नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब, जब ये क्या होता है, ये NaOH को पहले नीले पर डालते हैं। नीले पर मतलब NaOH है क्या, एक क्षार है। तो जब नीले पे डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लाल पे डालेंगे तो ये नीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आज के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथियां शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। ये ग्रंथियां दी गई हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनमें से ऑप्शन ए कह रहा है कि एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अग्नाशय ग्रंथि,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है थायराइड ग्रंथ। अगर हम बात कर लें 1 बाई 1 की, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, ठीक है, ये किडनी के ऊपर स्थित होती है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर स्थित होती है। ये किडनी के ऊपर स्थित होती है, ठीक। अग्नाशय की अगर बात करें, ठीक है, अग्नाशय की अगर बात करें तो अग्नाशय से हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय से हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन अग्नाशय के कहाँ से? बीटा सेल से, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है और यही मधुमेह से क्या करता है? रक्षा यानी नियंत्रित करता है। यही क्या करता है? मधुमेह को नियंत्रित करता है। कौन सा? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है? मधुमेह से क्या करता है? मधुमेह को नियंत्रित करता है। और ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय के कहाँ? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है, ये याद रखिएगा। तो बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। यही क्या करता है कि ये मधुमेह यानी शुगर को कंट्रोल करता है। फिर हम बात कर लें क्या? पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात कर लें? पीयूष ग्रंथि की। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्यूटिटरी भी कहते हैं, प्यूटिटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? अगर हम बात करें, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर अगर हम बात कर लें थायराइड की, तो थायराइड भी क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं, इससे T3 और T4 हार्मोन निकलते हैं। T3 और T4 हार्मोन निकलते हैं, ये याद रखिएगा, इनका उत्पादन होता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, जिसका राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, कि अग्नाशय से, हमारे अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है, जो क्या करता है? शुगर को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर बी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये ज्योग्राफी से आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह की बात करें तो इसमें से दिया गया यूरेनस, फिर दिया गया है मंगल, उसके बाद दिया गया है क्या? शुक्र, फिर दिया गया है बृहस्पति। तो हम बात करें किसकी? यूरेनस की। तो यूरेनस की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं, ये याद रखिएगा, और लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके टोटल उपग्रह की अगर बात करें तो 28 उपग्रह होते हैं। इसके कितने? 28 उपग्रह हैं। फिर अगर मंगल की बात करें तो मंगल के पास भी उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं इसके पास, 2 हैं। कौन कौन से? एक तो फोबोस है,
एक तो फोबोस है और दूसरा अगर बात करें तो डीमोस है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो डीमोस है। तो फोबोस और डीमोस क्या है, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फिर उसके बाद हम अगर बात करें किसकी, शुक्र की, तो शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के साथ साथ और अगर बात करें तो बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर वहीं बात करें अगर बृहस्पति की, तो सर्वाधिक उपग्रह इसी के पास है, सर्वाधिक इसी के पास है। करंट से जोड़ के अगर बात करें तो 95 उपग्रह इसके पास हैं। करंट में अभी सितंबर में कुछ बढ़े थे, जिससे क्या हुआ कि सितंबर 2025 तक की अगर बात करें तो 2025 सितंबर तक की अगर बात करें तो ये 95 उपग्रह इसके हो गए हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है किसके पास उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी तो मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण क्या होते हैं। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण पूछ रहा है। तो प्लास्टिक के जो सामान्य गुण होते हैं उन पे अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का क्या गुण होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार क्या करे, ये किसी भी प्रकार से क्रिया ना करे। प्लास्टिक का क्या गुण होना चाहिए, अगर हम बात करें किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, पहला गुण है इसका प्लास्टिक का। दूसरा गुण अगर बात करें प्लास्टिक का, तो दूसरा गुण क्या होना चाहिए प्लास्टिक में, प्लास्टिक वजन में हल्की होनी चाहिए, वजन में कम होनी चाहिए, वजन में क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ये दूसरा गुण हो गया। अगर हम बात करें प्लास्टिक के तीसरे गुण की, तो इसमें क्या हो, टिकाऊ होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं फट जानी चाहिए, ये टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक क्या होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। तो ये 3 आपके क्या है, गुण हैं इसके, जो कि आपसे पूछ ही यही रहा है कि प्लास्टिक के कौन से गुण होने चाहिए। तो प्लास्टिक में कह रहा है क्या कि प्लास्टिक टिकाऊ, विद्युत के सुचालक और अनक्रियाशील होने चाहिए। तो अनक्रियाशील तो होने चाहिए, ये तो सही है। टिकाऊ होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है विद्युत के सुचालक होने चाहिए, तो ये तो गलत है। अगर विद्युत के सुचालक होंगे तो प्लास्टिक का काम ही क्या है, प्लास्टिक लगाएंगे तो करंट आके बाहर लग जाएगी। फिर हम बात करें कि इसकी ऑप्शन नंबर बी की, कह रहा है टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, टिकाऊ होनी चाहिए प्लास्टिक। फिर कह रहा है ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, कैंसिल, ख़त्म। ठीक है, तो ऊष्मा का सुचालक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा ये लिख रहा है कि ये अनक्रियाशील होना चाहिए, अनअभिक्रियाशील होना चाहिए, किसी से क्रिया ना कर पाए। ठीक है, फिर कह रहा है ऊष्मा का सुचालक, फिर यहाँ ऊष्मा का सुचालक है। फिर डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है टिकाऊ हो, वजन में हल्के हो और अनक्रियाशील हो। तो मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक कैसी होनी चाहिए, उसके गुण धर्म कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वायरस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
वायरस से क्वेश्चन पूछा गया है, वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। नंबर 1 कह रहा है खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। फिर डी नंबर कह रहा है खसरा, पोलियो, टाइफाइड। खसरा, पोलियो और टाइफाइड, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अगर हम बात करें किसकी, वायरस से होने वाले रोग, तो वायरस से होने वाले जो रोग हैं उन पे हम बात कर लें तो पहली चीज़ तो खसरा होता है, ये खसरा होता है। दूसरा बात करें तो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। फिर तीसरा अगर बात करें तो आपको पता होगा एड्स होता है। चौथा अगर बात करें तो रेबीज होता है। क्या होता है, रेबीज होता है, ठीक। फिर अगर हम बात करें किसकी, और कौन से रोग होते हैं, तो पोलियो भी होता है वायरस द्वारा, पोलियो होता है। उसके बाद अगर बात करें तो गलसुआ होता है, गलसुआ भी होता है। ये इतने वायरस से होने वाले रोग हो गए। फिर अगर बात कर लें क्या, गलसुआ के बाद रूबेला भी होता है, रूबेला होता है। फिर अगर बात करें हम तो चिकन पॉक्स भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है। ये चिकन पॉक्स वही चिकन पॉक्स है जिसे हम माता कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी माता भी कहलाता है, याद रखिएगा। तो छोटी माता भी वायरस द्वारा होती है। तो ये आपका क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल कि क्या क्या इससे रोग होते हैं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है खसरा, तो हाँ देखिए खसरा होता है, सही है। फिर कह रहा है टाइफाइड, टाइफाइड कहीं नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपसे कह रहा है ऑप्शन नंबर बी खसरा बिल्कुल होता है, चिकन पॉक्स बिल्कुल होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। तो मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है, बी नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर होता है। बाकी तो वैसे भी आपके कैंसिल हो जाएंगे एक बार, लेकिन देख लीजिए चिकन पॉक्स होता है लेकिन मलेरिया नहीं होता है। डी नंबर में देखिए खसरा होता है, पोलियो होता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका डन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी हमारे पास दांत से रिलेटेड है, दांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दांत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। कह रहा है कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम बताइए, आगे से पीछे की ओर क्रम बताइए, ये कह रहा है। तो क्रम आपको पता है क्या होता है। तो हम बात करें क्रम की तो क्या होता है, कृंतक, पहले क्या होता है, कृंतक होता है, पहला क्या होता है, कृंतक होता है। कृंतक के बाद क्या होगा, रदनक होगा, कृंतक के बाद रदनक होगा, और रदनक के बाद क्या होता है, अग्रचवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। और उसके बाद हम बात करें क्या होता है, चवर्णक होता है। तो ये क्रम होता है हमारे दांतों का।
ऊपर से नीचे की ओर ये क्रम होता है हमारे दांतों का, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन, ऑप्शन देख लेते हैं सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कृंतक, रदनक, चवर्णक आ गया, चवर्णक जो कि लास्ट में है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रदनक आ गया, तो ये भी गलत है क्योंकि रदनक नहीं है, पहले कृंतक है। फिर आपसे कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है क्या होना चाहिए, कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है और चवर्णक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए रदनक पहले आ गया, ये गलत हो गया। तो ये रहा हमारे दांत का वो कि कौन से क्रम में कौन सा दांत आता है। अगर हम बात कर लें यहीं पे दांत हमारे कुल कितने होते हैं, तो दांतों की संख्या आपको पता है 32 है। अगर इनका सूत्र बात करें तो कैसे आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा दांत कितने होते हैं, तो अगर हम बात करें क्या लिखेंगे, आई 2/2 लिख दें, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लें सी 1/1 कर दें। फिर अगर हम बात कर लें क्या पी की, तो ये हो जाएगा क्या 2/2 हो जाएगा। और उसके बाद एम की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, इनटू में 2 हो जाएगा, ये टोटल 32 हो जाएगा। कैसे इसको हम बताते हैं, कैसे इसको किया। तो ये देखिए आपके पास आई है, मतलब आई का मतलब है इंसीजर दांत। जो इंसीजर दांत हैं वो क्या है, 2 हैं, ठीक है। 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, मतलब आधे, ये हमारा मान लिया कि ये हमारा दांत का जबड़ा है और इस जगह से आधे इधर न गिने जाते हैं और आधे इधर गिने जाते हैं। तो आधे इधर 8 होते हैं और इधर आधे 8 होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो ये इंसीजर 2 हो गए। फिर अगर हम बात करें क्या क्रेनाइन की, तो ये क्या होते हैं 1 होता है। फिर बात करें प्री मोलर की तो 2 होते हैं, और मोलर की बात करें तो 3 होते हैं। तो 3 2 5, 5 1 6 और 6 2 8 हो गए। मतलब हम अगर बात करें 8 ऊपर हो गए 8 नीचे हो गए, तो दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ठीक। तो ये हमारे दांत का हो गया फॉर्मूला कि कौन सा दांत कितना होता है। अगर ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर ये क्रम याद है तो ऐसे भी याद करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं 21 23, ठीक है। ये 21 23 आपके दांतों का क्रम है, यानी कृंतक 2, रदनक 1, अग्र चवर्णक 2 और चवर्णक 3, ठीक। यही अगर हम बच्चों में अगर बात कर लें, अगर बच्चों में बात करें तो इसका अगर फॉर्मूला 2102 लिख लें, 2102, क्योंकि इनमें प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो जब प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके दांत से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, ये कह रहा है ऊर्जा संरक्षण, क्या है ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षक के लिए सबसे उचित होगी। शिक्षक कैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ाता है बच्चे को, तो कैसे पढ़ाया कि बच्चे को सर्वथा क्या होना चाहिए, उचित हो, यानी किसी भी तरह से बच्चा वो समझ जाए, ठीक है। तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन कह रहा ऊर्जा संरक्षण का एक टॉपिक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो इसमें वो कैसे पढ़ाए कि वो क्या करे कि शिक्षक के लिए सबसे उचित हो। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए, कह रहा विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखाए जाएं। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नारे लिखाने से कोई भी चीज़ें आप बच्चों के दिमाग में नहीं फिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है
ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखाने जाए। तो ये हो सकता है कि अगर ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया जाए कि नंबर 1 ऐसे ऊर्जा संरक्षण की जा सकती है, नंबर 2 ऐसे ऊर्जा संरक्षण, ये 4-5 तरीके लिखाया जाए कि किस किस तरह से क्या होता है ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। फिर हम अगर बात करें और आगे, सी कह रहा है ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना या परियोजना बनाई जाए। बिल्कुल, एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है या फिर क्या करते हैं पोस्टर बनाया जा सकता है कि कैसे हम ऊर्जा का संरक्षण करें, उसमें दिखाया जाए कि हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी भी। अब हम बात करें डी नंबर ऑप्शन में, तो विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब वो क्या होगा, प्रोत्साहित होंगे, वो करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। कोई भी चीज़ें क्या है, अगर बच्चा खुद करता है तो जल्दी सीखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए बी, सी और डी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, बी, सी, डी आपका क्या होता है, राइट आंसर होता है, क्योंकि ए बी तो यहाँ पर है, ए से कोई मतलब नहीं है, ए पहले ही गलत है तो सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो केवल बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। ये कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए। ठीक, सही कथन को पहचानिए कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, कह रहा है बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि उत्तल दर्पण सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, डी नंबर कह रहा है अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस पे हम अगर बात कर लें, एक लाइन में अगर हम कहें, तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन कंडीशन होती है क्या, अगर हम अवतल की बात करें तो जब अवतल दर्पण जब सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ये याद रखिएगा। अवतल दर्पण अगर सीधा प्रतिबिंब बना रहा है तो ये दर्पण आभासी ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। वहीं पर अगर ये क्या बनाएगा, अगर ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब अगर ये बनाएगा तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो मतलब ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन कंडीशन होती है कि कैसा प्रतिबिंब होगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी। ठीक है, तो वहीं फिर अगर हम बात कर लें उत्तल की, ठीक है, अगर हम बात कर लें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में हम अगर बात करें तो उत्तल दर्पण सदैव क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो अभी क्या दिखाया मैंने, अगर आभासी बनेगा तो ये कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा। ठीक है, आभासी बनाएगा तो सीधा बनाएगा, क्लियर है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सदैव आभासी बनेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, कह रहा है सही कथन छाटिए। कह रहा है अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है, अभी ये मैंने बताया। फिर कह रहा उत्तल दर्पण जो है सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो अभी मैंने बताया उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो कैंसिल हो गया।
फिर कह रहा है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है सही बनाता है वो सीधा, लेकिन ये कह रहा है उल्टा भी बनाता है, तो उल्टा तो नहीं बनाता, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कतई नहीं, क्योंकि सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा रहे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, कंटेंट कैसा कलेक्शन रहा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। 10 में अगर आपने खुद भी सॉल्व किया है तो कितने आपने सॉल्व कर पाए, कितने आपके सही हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, शेयर करिए लोगों को और सब्सक्राइब कराइए, जिससे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देके आपको सीटेट के लिए और से अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर कराई जा सकें, जो कि 2026 में आपका सीटेट क्लियर हो जाए और सामने आपकी वैकेंसी लगी उसमें आपको बैठने को मिल जाए। तो ये रही आपकी आज की क्लास। अगली क्लास कल होगी अपने ही टाइम पे, तब तक के लिए आप लोग इस कंटेंट को रिवाइज करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब अगली क्लास जो होगी अगले टाइम पे, इसी टाइम पे आपको मिलेगी, ठीक।